Good afternoon, dear students. Today I have come with the fourth chapter of macroeconomics of class 12 CBSC, and name of this chapter is government budget and the economy, and the total weightage which has been given to this chapter for board examination is of 6 marks. So first of all, we'll see that what we have to study in this chapter. What are the contents of this chapter? So first of all, we'll try to understand the meaning of government budget, and then we'll study the features of government budget, and then structure and components of government budget, and then objectives of government budget, and then deficits of government budget. These are the main topics which we have to study इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं जो हमको स्टडी करने हैं. सो दिस इज़ द माई फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, और इस वीडियो में आई हैव कवर्ड द फर्स्ट 3 टॉपिक्स. ये फर्स्ट 3 टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में कवर किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूँगा मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट से. तो फर्स्ट टॉपिक मेरा है मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट. सो बिफोर आई स्टार्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द फैमिली बजट. सबसे पहले मैं आपको फैमिली बजट समझाऊंगा, तब गवर्नमेंट बजट बताना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट बजट यू आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट टाइम, सो इट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट इफ़ आई डायरेक्टली स्टार्ट एक्सप्लेनिंग गवर्नमेंट बजट. But if I start with family budget, it will be easier for you to understand the various concepts, because there are many similarities in family budget and government budget, or government budget is the extension of family budget. So basic concepts of family budget and government budget are same. तो यदि आप फैमिली बजट समझ जाते हैं तो गवर्नमेंट बजट समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा. और फैमिली बजट आप आसानी से इसलिए समझ सकते हैं बिकॉज यू बिलोंग टू फैमिलीज लाइक गवर्नमेंट्स. ईच एंड एवरी फैमिली मेक्स इट्स बजट ऑल्सो. गवर्नमेंट की तरफ फैमिलीज़ भी अपना बजट बनाते हैं. फैमिली का बजट कौन बनाता है? द पर्सन हु हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फंक्शन द फैमिली, टू रन द फैमिली. जो व्यक्ति फैमिली को चलाता है वही व्यक्ति फैमिली के लिए बजट बनाता है. फैमिली को चलाता कौन है? द पर्सन हु इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, या द पर्सन हु अर्न्स द इनकम फॉर फैमिली. जो फैमिली के लिए इनकम अर्न करता है, पैसा कमाता है, वो फैमिली का बजट बनाता है. अब क्वेश्चन ये है कि फैमिली के लिए बजट बनाना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि यदि फैमिली को की प्रॉपर फंक्शनिंग करनी है, फैमिली का प्रॉपर डेवलपमेंट करना है, तो फैमिली के लिए बजट बनाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है. फैमिली बजट ज़रूरी हो जाता है. और फैमिली की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या करना होता है? वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी यूज्ड, और गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करने के लिए दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी परचेज्ड. सो गुड्स एंड सर्विसेज कुड बी परचेज्ड प्रॉपरली. गुड्स एंड सर्विसेज की परचेजिंग प्रॉपरली हो सके सो दैट फैमिली कैन बी फंक्शन प्रॉपरली. बजट बनाना ज़रूरी होता है. तो मैं फर्स्टली स्टार्ट करता हूँ फैमिली बजट से. ये देखेंगे कि फैमिली बजट बनाते समय क्या किया जाता है किसी भी फैमिली में, हाउ बजट इज़ मेड. तो फैमिली बजट से मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले. फैमिली बजट. फैमिली बजट इससे आपको समझ में आ जाएगा कि बजट क्या होता है. फैमिली बजट बनाते समय, फैमिली बजट कब बनाया जाता है? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर अपकमिंग मंथ बजट इज़ मेड बाय द हेड ऑफ द फैमिली. जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो हर महीने के अंत में अगले महीने के लिए, जो महीना आने वाला होता है, जो अपकमिंग मंथ होता है, उसके लिए वो बजट बनाते हैं. और बजट बनाते समय वो क्या करते हैं? दे मेक द प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, कि अपकमिंग मंथ में कौन कौन से आइटम्स को परचेज़ करने हैं, और इन आइटम्स को परचेज़ करने पे कितना कितना पैसा खर्च करना है, इसका प्लान बनाते हैं. तो जो फैमिली बजट होता है उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर. प्लान्ड एक्सपेंडिचर मतलब एट द एंड ऑफ एवरी मंथ these families plan the expenditures which are to be done in upcoming month. जैसे एट द एंड ऑफ जनवरी फरवरी मंथ के लिए बजट बनेगा, एट द एंड ऑफ फरवरी मार्च के लिए बजट बनेगा, एट द एंड ऑफ मार्च अप्रैल के लिए बजट बनेगा. मतलब एक महीने का जब एंड होता है तो उस महीने के एंड के डेज में अपकमिंग मंथ के लिए बजट बनाया जाता है. और बजट बनाते समय सबसे पहले क्या किया जाता है? प्लानिंग की जाती है. किसका? एक्सपेंडिचर की, कि क्या क्या
स्पेंड करना है अपकमिंग मंथ में, ठीक है। तो सपोज एक फैमिली है, दैट फैमिली इज मेकिंग द बजट फॉर सपोज अक्टूबर, अक्टूबर मंथ के लिए बजट बना रही है। तो ये मंथ किस मंथ में बनाएगी? सितंबर के लास्ट में फैमिली बजट बनाएगी। तो सितंबर के लास्ट में फैमिली एस्टिमेट करेगी, सॉरी फैमिली प्लान बनाएगी कि अक्टूबर के मंथ में कितना पैसा टोटल खर्च करना है किन किन आइटम्स पे। और उसके लिए दूसरा हेड क्या करेगी? फैमिली विल एस्टिमेट दैट from what sources the amount of money which to be spent in October month will be received। मतलब फैमिली ने सपोज प्लान करा कि अब अक्टूबर मंथ में 1000 रुपीज़ टोटल स्पेंड करने हैं, मतलब प्लान एक्सपेंडिचर फैमिली का 1000 है, मीन्स फैमिली हैज़ प्लान टू स्पेंड 1000 रुपीज़ इन अक्टूबर मंथ। तो अब फैमिली क्या करेगी? फैमिली विल एस्टिमेट दैट वेयर दिस अमाउंट 1000 रुपीज़ विल कम फ्रॉम। मतलब फैमिली क्या करेगी? विल एस्टिमेटेड, और किसका एस्टिमेटेड करेगी? रिसिप्ट कि मतलब ये 1000 रुपीज़ कहाँ से रिसीविंग होगा। फैमिली विल एस्टिमेट दैट वेयर दिस 1000 रुपीज़ विल कम फ्रॉम। तो ये बजट बनाते समय दो चीज़ों को कंसिडर करा जाता है। टू आइटम्स टू हेड्स आर कंसिडर्ड, फर्स्ट प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड सेकंड एस्टिमेटेड रिसिप्ट। जब भी कोई फैमिली अपनी फैमिली के लिए बजट बनाती है वो अपकमिंग मंथ के लिए होता है। बजट बनाते समय फैमिलीज़ दो चीज़ें कंसिडर करती हैं या दो चीज़ों का कैलकुलेशन करती हैं। दे प्लान द एक्सपेंडिचर एंड देन they estimate that how the amount of money which they have planned to be spent will come from and from what sources, कहाँ से पैसा आएगा। तो वो रिसीविंग को एस्टिमेट करते हैं कि पहले प्लान बनाते हैं एक्सपेंडिचर का, देन अकॉर्डिंगली वो एस्टिमेट करते हैं कि ये जो एक्सपेंडिचर का प्लान बनाए हैं वो मनी रिसीविंग कहाँ कहाँ से होगी, किन किन सोर्सेज से मनी रिसीविंग होगी। ये होता है फैमिली बजट का पूरा स्ट्रक्चर। फैमिली बजट में दो हेड्स होते हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। फैमिली बजट प्लान्ड एक्चुअल एक्सपेंडिचर और एक्चुअल रिसीट्स नहीं दिखाता। ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर अभी हुआ नहीं है, प्लान किया गया है कि अपकमिंग मंथ में इतना एक्सपेंडिचर किया जाएगा। और जो रिसीट्स होती है वो भी एक्चुअल रिसीट्स नहीं होती हैं। दीज अमाउंट्स ऑफ मनी हैव नॉट बीन रिसीव्ड येट। ओनली फैमिली हैज एस्टिमेटेड दैट फैमिली विल receive this amount of money from this sources। इज दिस क्लियर? अब हम एक एक करके देखेंगे कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है और एस्टिमेटेड रिसीट्स कहाँ कहाँ किए जाते हैं। नेक्स्ट विल सी दीज थिंग्स। तो फर्स्टली आई एम स्टार्टिंग विथ प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर का प्लान किन किन हेड्स पे फैमिली एक्सपेंडिचर करती हैं। तो जो फैमिलीज़ का जो एक्सपेंडिचर होता है, जो फर्स्ट एक्सपेंडिचर होता है वो किस पे जाता है? डेली रूटीन आइटम्स पे। जो फर्स्ट एक्सपेंडिचर होता है दैट इज़ डन ऑन डेली रूटीन आइटम्स। तो जो फैमिली एक्सपेंडिचर का प्लान करती है पहला किस पे होता है? डेली रूटीन एक्सपेंडिचर। डेली रूटीन एक्सपेंडिचर क्या होता है? डेली रूटीन एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, लाइक एक्सपेंडिचर ऑन वेजिटेबल्स, ऑन परचेज ऑफ फ्रूट्स, फूड आइटम्स, ऑन पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, on payment of mobile charges or on TV recharge, on payment of healthcare facilities to their family members, on payment for educational facilities for their family members। ये डेली रूटीन एक्सपेंडिचर होते हैं, ये मस्ट होते हैं। तो सपोज एक फैमिली ने एस्टिमेट करा कि डेली रूटीन एक्सपेंडिचर पे अपकमिंग मंथ में फैमिली को 500 रुपीज़ स्पेंड करने हैं। अब फैमिली के पास सपोज टोटल 1000 रुपीज़ था। फैमिली ने एस्टिमेट किया था कि अपकमिंग मंथ में फैमिली को कितना अमाउंट मिलेगा? 1000। फैमिली ने ये प्लान करा कि डेली रूटीन आइटम्स पे कितना एक्सपेंडिचर करना है? 500। तो अभी फैमिली के पास 500 अमाउंट बचा रह गया। तो इस 500 अमाउंट को वो सेकेंड प्रायोरिटी के आइटम्स क्या होते हैं जिन पे खर्च करेगी? तो सेकेंड प्रायोरिटी का आइटम होता है रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन। यदि फैमिली ने लोन लिया है
तो उस लोन्स को वो रीपे करेगी फैमिली। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी जो भी एक्सपेंडिचर का प्लान बनाती है फैमिली, फर्स्ट प्रायोरिटी किस पे होती है? डेली रूटीन एक्सपेंडिचर्स पे फैमिली पहले स्पेंड करती है। उसके बाद कुछ अमाउंट बचा रहेगा, जिसमें इसमें 500 बचा रह गया, तो फैमिली क्या करेगी? फैमिली हैज़ टेकन लोन, तो फैमिली का दूसरी प्रायोरिटी क्या होती है? रीपेमेंट ऑफ लोन। तो सपोज़ फैमिली ने लोन 300 लिया था, तो 300 रुपीज़ खर्च कर देगी रीपेमेंट ऑफ लोन पे। अभी भी फैमिली के पास कितना अमाउंट बच गया? 200 रुपीज़ अभी भी बचा हुआ है। तो थर्ड प्रायोरिटी फैमिली की होती है परचेज ऑफ, शॉर्ट में लिखता हूँ, परचेज ऑफ एसेट्स। फैमिली अपने जो फैमिली के हेड ऑफ फैमिलीज होते हैं अपनी फैमिली के लिए एसेट्स भी परचेज करते हैं, जैसे परचेज ऑफ हाउस और परचेज ऑफ लैंड और परचेज ऑफ फ्लैट। ये सारे जो फैमिली के लिए एसेट्स भी परचेज करते हैं, ताकि फ्यूचर में इन एसेट्स को सेल आउट करके पैसा कमाया जा सके या इन एसेट्स को यूटिलाइज़ करा जा सके। तो थर्ड प्रायोरिटी ये फैमिली करेगी, 200 रुपीज़ खर्च कर देगी जो बचा हुआ है वो परचेज ऑफ एसेट्स पे। तो फैमिली के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो केवल 3 ही हेड्स में होते हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई चौथा हेड इस दुनिया में नहीं होता है। ओनली देर आर 3 हेड्स इन विच फैमिलीज प्लान टू स्पेंड। पहला हेड होता है डेली रूटीन एक्सपेंडिचर, फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद सम अमाउंट ऑफ मनी इफ रिमेनिंग विद फैमिली, दैट अमाउंट विल बी यूज्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन्स। और उसके बाद भी यदि कुछ और अमाउंट बचता है तो वो हो जाएगा परचेज ऑफ एसेट्स पे। तो इस तरह से हम लोगों को पता चला कि जो भी फैमिलीज़ होती हैं उनका जो एक्सपेंडिचर होता है वो 3 आइटम्स पे होता है या 3 हेड्स में होता है। डेली रूटीन एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रीपेमेंट ऑफ लोन्स और तीसरा होता है परचेज ऑफ एसेट्स पे। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ओके। एक चीज़ और हम देखते हैं। डेली रूटीन एक्सपेंडिचर जो होता है, ये जो डेली रूटीन एक्सपेंडिचर होता है इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इकोनॉमिक टर्म्स में इसको क्या बोलते हैं? डेली रूटीन एक्सपेंडिचर्स को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और इसके बाद 2 अदर एक्सपेंडिचर्स हुए थे, किसमें? रीपे ऑफ लोन, रीपे ऑफ लोन। और दूसरा क्या हुआ था? परचेज ऑफ एसेट्स। इन दोनों एक्सपेंडिचर्स को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके। तो जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है फैमिली का, जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है वो 2 तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरे एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। केवल 2 ही तरह के एक्सपेंडिचर्स फैमिली बजट में होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्या विशेषता होती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में 2 एक्सपेंडिचर्स आते हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन। तो जब रीपेमेंट ऑफ लोन होता है तो इससे क्या होता है? रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी। रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी। लोन्स आर लाइबिलिटी फॉर द फैमिली। तो जब लोन्स का रीपेमेंट होता है तो लाइबिलिटीज़ का क्या होता है? रिडक्शन होता है। लोन के रीपेमेंट से क्या होता है? लाइबिलिटीज़ का रिडक्शन। और दूसरा क्या होता है? परचेज ऑफ एसेट्स। जब परचेज ऑफ एसेट्स होता है तो एसेट्स का क्या होता है? इस केस में एसेट्स फैमिली की क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। मतलब एसेट्स का क्या हो जाता है? क्रिएशन हो जाता है। तो ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जिससे फैमिली की लाइबिलिटी रिड्यूस हो या फैमिली की एसेट बढ़ जाए, इस तरह के एक्सपेंडिचर को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके। और जो डेली रूटीन एक्सपेंडिचर होता है, जैसे वेजिटेबल खरीदने पे या फूड आइटम्स, यदि फैमिली 100 रुपीज़ फूड आइटम्स को खरीदने पे खर्च कर रही है तो उससे लाइबिलिटी भी डिक्रीज़ नहीं हुई और एसेट्स भी इंक्रीज़ नहीं हुई। मतलब इफ़ देर इज़ नो रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी, नो क्रिएशन ऑफ एसेट, then that type of expenditure will be known as revenue expenditure, like daily routine expenditure. तो 2 तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो बजट में शो किए जाते हैं। पहला एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच आइदर रिड्यूस द लाइबिलिटीज और इंक्रीज द एसेट्स, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच नाइदर रिड्यूस लाइबिलिटी नॉर क्रिएट द एसेट्स। तो ये 2 तरह के एक्सपेंडिचर्स बजट में दिखाए जाते हैं जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है बजट का। प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जो फैमिली बजट का प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है, इसमें 2 तरह के एक्सपेंडिचर्स अभी मैंने आपको बताया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा एक्सपेंडिचर मैंने कैसे बताया, क्या बताया?
कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होगा, आइदर इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लाइबिलिटी। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसा एक्सपेंडिचर होता है, नो चेंज इन एसेट, no change in liability. Means revenue expenditure is that expenditure which will neither increase the asset nor reduce the liability of the family. That will be known as revenue expenditure. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको क्लियर हो गया। अब वैसे मैं बोलता हूँ कि कोई भी फैमिली जब पैसा खर्च करती है, जब एक्सपेंडिचर करती है, तो किस पे खर्च करेगी फैमिली, या तो लोन का रीपेमेंट करेगी। फैमिली के पास यदि पैसा आता है तो लोन का रीपेमेंट करेगी, तो लोन का रीपेमेंट करेगी तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन इन लाइबिलिटी। या फैमिली क्या करेगी, फैमिली के लिए एसेट्स परचेज करेगी, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन एसेट। या ये दोनों फैमिली नहीं करेगी, मतलब डेली रूटीन आइटम्स पे फैमिली खर्च करेगी, लाइक पेमेंट ऑफ फी, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, परचेज ऑफ फूड आइटम्स, तो इसमें क्या होगा, नाइदर एनी क्रिएशन ऑफ एसेट नॉर एनी रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी। तो इस तरह के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू, आप हमेशा यही इसको कैसे आप पता करेंगे कि किस में एसेट्स क्रिएट होगा, किस में लाइबिलिटीज़ रिड्यूस होंगी। तो आपको बस ये सोचना है कि यदि आप खर्च करते हैं तो या तो लोन के रीपेमेंट पे खर्च करेंगे तो रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी, या एसेट्स परचेज करेंगे तो क्रिएशन ऑफ एसेट्स। तो यदि इस तरह का खर्च आप करते हैं तो इसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। या ये दोनों आप नहीं करेंगे, मूवी देखने पे आप पैसा खर्च कर रहे हैं, या बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, या फैमिली के लिए फूड आइटम या फेस्टिवल सेलिब्रेट करने पे कर रहे हैं, तो न तो एसेट्स का क्रिएशन हो रहा है, न तो लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो इस तरह के एक्सपेंडिचर्स को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इज दिस क्लियर? अब दूसरा जो हेड मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जो फैमिली बजट का पहला हेड होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर। उसके बाद फैमिली पहले प्लान बनाती है कि जैसे एक फैमिली है, इसने प्लान बनाया कि फैमिली हैज़ टू स्पेंड 1000 रुपीज़। फैमिली ने प्लान बनाया कि इसको कितना खर्च करना है, 1000 रुपीज़ खर्च करना है। तो अब ये क्या करेगी, एस्टिमेट करेगी रिसीविंग का, एस्टिमेटेड रिसीट्स। मतलब फैमिली अब ये एस्टिमेट करेगी कि पैसा कहाँ कहाँ से, इसको 1000 रुपीज़ कहाँ कहाँ से फैमिली अरेंज करेगी। तो सबसे पहले हम कहाँ से अरेंज करना चाहते हैं, इनकम का जो पहला सोर्स किसी भी फैमिली के लिए होता है, यदि हेड ऑफ़ द फैमिली, सपोज हेड ऑफ़ द फैमिली इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो जो मनी रिसीविंग का पहला सोर्स उनके लिए क्या होगा, सैलरी। सैलरी, सैलरी क्या होती है, ये इनकम होती है। सैलरी इज़ इनकम। मतलब इनकम का मतलब द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ अर्नड व्हेन अ पर्सन वर्क्स। वर्क्स मीन्स व्हेन पर्सन कंट्रीब्यूट इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एज एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो सैलरी मिलेगी, एज ए लेबरर काम कर रहे हैं तो वेज के फॉर्म में हमको इनकम मिलेगी। या यदि एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट के रूप में, लैंड प्रोवाइडर के रूप में काम कर रहे हैं तो विल अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, कैपिटल प्रोवाइडर के रूप में इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सो दैट विल अर्न द इनकम इन, दैट पर्सन विल अर्न द इनकम इन फॉर्म ऑफ सैलरी। तो जो एस्टिमेटेड रिसीट्स होती है उसका पहला हेड क्या होता है, इनकम। इनकम से जो हमको पैसा मिलता है उसको सबसे पहले हम अर्न करना चाहते हैं। तो सपोज़ ये फैमिली ने एस्टिमेट करा कि इनकम के फॉर्म में, जो कि फैमिली की इनकम सैलरी है, फैमिली विल अर्न हाउ मच रुपीज़, 500 रुपीज़। तो अभी भी फैमिली को कम कितना पड़ रहा है, 500 रुपीज़ कम पड़ रहा है। तो दूसरा ऑप्शन फैमिली क्या करेगी, सेल ऑफ एसेट। क्योंकि फैमिली को 1000 चाहिए, उसमें से 500 रुपीज़ इनकम के फॉर्म में फैमिली इज एस्टिमेटिंग that family will earn, but there is a deficit of 500 rupees, so family has to arrange 500 more rupees for that. सेकेंड ऑप्शन फैमिली के लिए क्या हो जाएगा, सेल ऑफ एसेट्स। फैमिली अपनी एसेट सेल करेगी। सपोज एसेट सेल करने से फैमिली को 200 रुपीज़ मिल गया, तो टोटल फैमिली के पास कितना आ गया अभी, 700 रुपीज़। अभी भी फैमिली के पास डेफिसिट कितने का है, 300 रुपीज़ और कम पड़ रहा है। तो थर्ड ऑप्शन फैमिली के पास क्या होगा, बोरोइंग्स। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, फैमिली क्या करेगी, बोरो करेगी, सम अमाउंट ऑफ मनी विल बी बोरोड। हाउ मच इन दिस केस, 300 रुपीज़। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था प्लान्ड एक्सपेंडिचर के 3 हेड्स,
मेनली 2 हेड्स मैंने बताए थे प्लान्ड एक्सपेंडिचर के, वैसे यहाँ पे 2 हेड्स मैंने बताए एस्टिमेटेड रिसीव या मनी रिसीविंग के 2 हेड्स होते हैं। पहला होता है इनकम, इनकम के फॉर्म में मनी रिसीव करते हैं, और दूसरा जो हेड होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, सेल ऑफ एसेट्स। पहला हम इनकम के फॉर्म में मनी रिसीव करना चाहते हैं, यदि सफिशेंट मनी हम रिसीव कर ली तो ठीक है, नहीं तो सेकेंड ऑप्शन इफ़ वी आर हैविंग सम एसेट्स वी सेल आउट दैट एसेट, और उससे पैसा मिल गया उसको भी यूज़ कर लेते हैं। यदि फिर भी कम पड़ता है तो लास्ट हमारा ऑप्शन क्या होता है, बोरोइंग्स। तो ये मेनली 2 हेड्स होते हैं जिसमें हम मनी रिसीविंग करते हैं। पहले हेड में इनकम आती है, दूसरी हेड में सेल ऑफ एसेट्स एंड बोरोइंग्स। तो जब सेल ऑफ एसेट्स करते हैं तो जब एसेट्स हम बेचेंगे तो एसेट्स का क्या होगा, एसेट्स इंक्रीज होंगे या रिड्यूस होंगे। तो इस केस में एसेट्स का क्या होता है, रिडक्शन होता है। और जब बोरोइंग्स करते हैं तो बोरोइंग्स आर लाइबिलिटीज़, वी हैव टू रिटर्न दिस बोरोइंग्स। तो जब 300 रुपीज़ मैंने बोरो करा है तो इससे मेरी लाइबिलिटी क्रिएट होगी कितने की, 300 रुपीज़ की। तो जब मनी रिसीट्स इन 2 हेड्स में हम करते हैं, मतलब किन 2 हेड्स में करते हैं, सेल ऑफ एसेट्स एंड बोरोइंग्स से, तो इससे या तो हमारी एसेट्स रिड्यूस होती है या बोरोइंग्स बढ़ती है। इस तरह की जो भी मनी रिसीविंग्स होती है इनको बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। और यदि सैलरी के फॉर्म में हमको इनकम हो रहा है तो नाइदर देयर विल बी रिडक्शन इन एसेट्स, न तो एसेट्स कम होगी, न तो एसेट्स हमारी कम होंगी, और न तो लाइबिलिटीज़ हमारी बढ़ेंगी। कब, जब हम इनकम अर्न करेंगे, जब हम मनी रिसीव करेंगे इन फॉर्म ऑफ इनकम। तो इस तरह की मनी रिसीविंग को बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स। तो जैसे जैसे एक्सपेंडिचर के 2 हेड्स होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, वैसे ही रिसीट्स के भी 2 हेड्स होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। अब रिसीविंग के बारे में सोचते हैं, मनी हम रिसीव कर रहे हैं तो कैसे हमको पैसा मिलता है, या तो हम अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, रिडक्शन इन एसेट्स, या हम बोरोइंग्स करते हैं, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, या ये दोनों नहीं होगा। जब हम इनकम के फॉर्म में मनी रिसीविंग होगी, इनकम के फॉर्म में सैलरी, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तो उस केस में नाइदर देयर विल बी एनी रिडक्शन इन एसेट्स नॉर देयर विल बी एनी क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी, न तो लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी न तो एसेट्स हमारी रिड्यूस होंगी। तो इस तरह के रिसीविंग को बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। तो इस तरह से बजट के कितने कंपोनेंट्स हो गए, अभी मैंने आपको बताया बजट के कितने कंपोनेंट्स, फैमिली बजट के 2 कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिया, कौन कौन सा, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या हो गया, एस्टिमेटेड रिसीट्स। अब प्लान्ड एक्सपेंडिचर कितने तरह का हो गया, 2 तरह का, कौन कौन सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसी एस्टिमेटेड रिसीट्स भी कितने तरह की हो गई, 2 तरह की, कौन कौन सी, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या हो गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था, जब मनी स्पेंड करेंगे तो या तो आप रीपेमेंट ऑफ लोन करेंगे, मतलब यदि रीपेमेंट ऑफ लोन हो रहा है मतलब रिडक्शन इन लाइबिलिटी, और परचेज ऑफ एसेट्स मतलब इंक्रीज इन एसेट्स, तो इस तरह के एक्सपेंडिचर को बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जब ये दोनों नहीं होगा, नाइदर देयर इज़ एनी क्रिएशन ऑफ एसेट नॉर देयर इज़ एनी रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी, इस तरह के एक्सपेंडिचर को बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे मनी रिसीविंग यदि हो रहा है तो या तो हम लोन लेंगे मतलब देयर इज़ इंक्रीज इन लाइबिलिटी, या हम अपनी एसेट्स को बेचेंगे, देयर इज़ रिडक्शन इन एसेट्स। तो इस तरह का यदि मनी रिसीविंग हो रही है तो इसको बोलेंगे कैपिटल रिसीट्स। और जब ये दोनों नहीं होता है, नाइदर देयर इज़ एनी रिडक्शन ऑफ एसेट नॉट देयर इज़ क्रिएशन ऑफ एनी लाइबिलिटी, इस तरह की मनी रिसीविंग को बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, तो बजट क्या हो गया, बजट इज़, फैमिली बजट क्या होगा, फैमिली बजट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रिसीट्स फॉर अपकमिंग मंथ, ये हो गया फैमिली बजट। ठीक है, तो जैसे फैमिली बजट होता है वैसे ही गवर्नमेंट बजट होता है, ठीक जैसे फैमिली बजट बनता है वैसे ही गवर्नमेंट बजट होता है। गवर्नमेंट बजट इज़ द डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट, जैसे फैमिली बजट में आया था ना प्लान्ड एक्सपेंडिचर, वैसे गवर्नमेंट बजट में भी होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। केवल फैमिली बजट और गवर्नमेंट बजट में एक डिफरेंस ये होता है कि फैमिली बजट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अपकमिंग मंथ एंड गवर्नमेंट बजट इज़ मेड फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर। मतलब फैमिली बजट मंथली बनाया जाता है
और ये जो गवर्नमेंट बजट होता है ये एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया जाता है विच स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। मतलब गवर्नमेंट बजट एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया जाता है। गवर्नमेंट बजट में दो चीज़ें होती हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रिसीट्स लाइक फैमिली बजट। इज दिस क्लियर? The government budget is a detailed statement of government's planned expenditure and estimated receipts for upcoming financial year. Is this clear? Features of government budget. Now we'll see what are the main features of government budget. Since 2017, government budget is presented on first day of February. 2017 के बाद से गवर्नमेंट बजट को फरवरी मंथ के फर्स्ट डे में प्रेजेंट करा जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिफोर दैट इट वॉज प्रेजेंटेड ऑन लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। 2017 से पहले ये ट्रेंड था कि फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पे बजट को गवर्नमेंट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती थी। और बजट में प्रेजेंट एक पूरा स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट में दो चीज़ें लिखी रहती हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर कितना है और एस्टिमेटेड रिसीट्स। मतलब गवर्नमेंट अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना कितना एक्सपेंडिचर करने का कहाँ कहाँ प्लान करा है कि किन किन स्कीम्स में कितना कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, और इस एक्सपेंडिचर के लिए जो मनी अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड है वो किन किन सोर्सेज से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अर्न करने के लिए या रिसीविंग करने के लिए एस्टिमेट किया है। तो एस्टिमेटेड रिसीट्स रहता है। जैसे मान लीजिए कि फरवरी 2021 जो अपकमिंग ईयर है उसके फरवरी में जो बजट आएगा वो कब के लिए होगा? 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। मतलब मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो अगला बजट प्रेजेंट होगा वो कब होगा? फरवरी 2021। फरवरी 2021 में जो बजट होगा वो गवर्नमेंट के प्लान्ड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड रिसीट्स को दिखाएगा अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। किस फाइनेंशियल ईयर के लिए? फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। ये जो फाइनेंशियल ईयर आएगा इसके लिए बजट, मतलब बजट जो होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया जाता है। मतलब 2021 में फरवरी में जो बजट आएगा वो 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए वो बजट प्रेजेंट किया जाएगा। तो बजट की ये पहला फीचर ये होता है। सेकंड फीचर ये होता है इट इज़ एन एस्टिमेटेड एंड नॉट द एक्चुअल स्टेटमेंट। इसमें जो कुछ भी लिखा रहता है वो सब क्या होता है? जो अमाउंट्स रिसीविंग के लिखे रहते हैं, दीज आर नॉट द एक्चुअल अमाउंट्स। ये अमाउंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी मिले नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टिमेटेड, अनुमान लगाया है कि ये एस्टिमेशन का मतलब अनुमान लगाया है कि ये अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिसीव होंगे। इट इज़ प्रेजेंटेड एनुअली। मैंने बताया था एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, एक ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाए जाते हैं। मतलब एवरी ईयर दीज बजट्स आर प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट टू प्रेजेंट बजट बिफोर पार्लियामेंट। मतलब फैमिली बजट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि फैमिली बजट बनाए। हाँ, फैमिली को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए बजट बनाना ज़रूरी होता है। लेकिन गवर्नमेंट बजट ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का मन किया तो बनाया, मन किया तो नहीं बनाया। ये गवर्नमेंट की विलिंगनेस पे डिपेंड नहीं करता है। इट इज़ मस्ट फॉर गवर्नमेंट। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ईच एंड एवरी ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू प्रेजेंट इट्स बजट। ठीक है। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो गवर्नमेंट बजट के जैसे फैमिली बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, वैसे गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? रिसीट्स और सेकेंड एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर बजट में दिखाए गए इसलिए बजट एक्सपेंडिचर, और ये रिसीट्स बजट में दिखाए गए इसे बजट रिसीट्स। और बजट में हमको पता है कि जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर बजट में बनाए जाते हैं। तो बजट एक्सपेंडिचर का मतलब प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। और ऐसी बजट में जो रिसीट्स होती हैं दीज आर नॉट द एक्चुअल रिसीट्स, दीज आर द एस्टिमेटेड रिसीट्स। तो लिखा है एस्टिमेटेड रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। फिर मैंने जब अभी आपको एक्सप्लेन करा था फैमिली बजट तो बताया था कि जो रिसीट्स होती हैं बजट की रिसीट्स, जो एस्टिमेटेड रिसीट्स एक्चुअली होती हैं, ये दो तरह की होती है, रेवेन्यू रिसीट्स हैं, कैपिटल रिसीट्स मैंने आपको बताया था। और ऐसे ही जो बजट का एक्सपेंडिचर होता है वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है। एंड दो तरह का बजट में जो एक्सपेंडिचर होता है वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है। तो इसे बजट एक्सपेंडिचर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बजट में इस एक्सपेंडिचर को दिखाया गया है, इसीलिए इसको बजट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ फ्लो चार्ट से इन सब के बारे में आपको लिखा गया है, इसको डिटेल में मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।
मेनली देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अभी जो फ्लो चार्ट मैंने दिखाया था, बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर, और जो जैसा कि मैंने बताया था कि बजट में जो रिसीट्स होते हैं एक्चुअल मनी रिसीट्स नहीं होती हैं, ये क्या होती हैं, एस्टिमेटेड। बजट में जो भी रिसीट्स होती हैं वो क्या होती हैं, एस्टिमेटेड रिसीट्स। ऐसी बजट के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं होते हैं, ये कैसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। कभी भी देता है व्हाट इज़ बजट रिसीट्स तो आप बताएंगे एस्टिमेटेड रिसीट्स। व्हाट इज़ बजट एक्सपेंडिचर आप बताएंगे प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसका प्लान बनाया गया है कि इतना इतना एक्सपेंडिचर करना है, अभी एक्चुअली एक्सपेंडिचर हुआ नहीं है। और बजट रिसीट्स का मतलब अनुमान लगाया गया है कि इतना इतना अमाउंट ऑफ मनी यहाँ से मिलेगा। अब बजट रिसीट्स का डेफिनेशन यदि पूछता है, इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड मनी रिसीट्स। बजट रिसीट्स का मतलब ही हो गया, अभी मैंने आपको बताया था, बजट रिसीट्स इटसेल्फ मीन्स एस्टिमेटेड रिसीट्स। और ये कौन से बजट की बात करें, गवर्नमेंट। फैमिली बजट की बात होती तो क्या बोलते हैं, इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड मनी रिसीट्स ऑफ फैमिली। लेकिन ये गवर्नमेंट बजट है। फैमिली बजट मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया था। इन आवर सिलेबस वी डोंट हैव टू स्टडी फैमिली बजट, वी हैव टू स्टडी ओनली गवर्नमेंट बजट। तो कोई भी डेफिनेशन आएगा तो हर जगह गवर्नमेंट टर्म उसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड मनी रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज। डिफरेंट सोर्सेज से गवर्नमेंट ने कितना मनी रिसीव करने का एस्टिमेशन किया है ड्यूरिंग अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। और जैसा कि मैंने फ्लो चार्ट में बताया था, देर आर टू टाइप्स ऑफ बजट रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। तो इनके बारे में हमको स्टडी करना है कि व्हाट आर रेवेन्यू रिसीट्स एंड व्हाट आर कैपिटल रिसीट्स। मैं फिर से आपको याद दिला दे रहा हूँ कि यदि आपको रिसीविंग हो रहा है, मनी की रिसीविंग हो रही है, इफ़ यू आर रिसीविंग मनी रिसीट्स, तो कैसे आपको मिलेगा, या तो बोरोइंग्स के फॉर्म में मिलेगा। ओके, मनी की रिसीविंग कैसे होगी, या तो बोरोइंग्स से होगी या सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो यदि बोरोइंग से हो रही है तो इससे क्या होगा, यदि बोरोइंग आप कर रहे हैं और मनी रिसीविंग हो रही है तो क्या होगा, इट विल क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर गवर्नमेंट। और इफ गवर्नमेंट इज रिसीविंग सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स, सो इट विल रिड्यूस द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट विच आइदर क्रिएट लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट और रिड्यूस द एसेट्स। मतलब ऐसी मनी रिसीट्स जो बोरोइंग से मिलती है, मतलब जिससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं या गवर्नमेंट अपनी एसेट्स को सेल आउट करती है, जिससे गवर्नमेंट की एसेट्स क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। और दूसरी इसकी उल्टी रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं विच नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, जो ऐसी रिसीट्स जो बिना लोन लिए मिले और बिना प्रॉपर्टी को बेचे मिले। तो बिकॉज ऑफ दिस it will not create any liability, neither it will neither create any liability nor it will reduce the assets of government। इस तरह के रिसीट्स को बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। तो दो तरह की रिसीट्स होती हैं, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स दीज आर दोज एस्टिमेटेड रिसीट्स, क्योंकि गवर्नमेंट बजट के रिसीट्स हैं, दैट इज़ वाई दीज आर नॉट द एक्चुअल रिसीट, दीज आर द एस्टिमेटेड रिसीट्स। किसकी रिसीविंग, मनी की रिसीविंग। जब मनी की रिसीविंग होती है तो मनी रिसीट्स बोलते हैं। These neither create any liability nor reduce the assets। और कैपिटल रिसीट्स आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस द एसेट। इसमें किस में लाइबिलिटी का क्रिएशन होगा, किस में लाइबिलिटी का रिडक्शन होगा, या किस में लाइबिलिटीज़ का रिडक्शन होगा, किस में एसेट्स का क्रिएशन होगा, या वेदर लाइबिलिटीज़ विल इंक्रीज और लाइबिलिटीज़ विल डिक्रीज, वेदर एसेट्स विल डिक्रीज और वेदर एसेट्स विल इंक्रीज। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये सोचें कि मनी रिसीविंग कैसे होगी। यहाँ रिसीविंग की बात हो रही, तो मनी रिसीविंग कैसे होगी, या तो हम लोन लेंगे तो बिकॉज ऑफ दिस इट विल क्रिएट द लाइबिलिटी, या हम अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, इट विल रिड्यूस द एसेट्स। या ये दोनों नहीं होंगे, जब हमको सैलरी के फॉर्म में मिलेगा तो उससे क्या होगा, नाइदर क्रिएशन ऑफ एनी लाइबिलिटी नॉर रिडक्शन ऑफ एनी एसेट्स। तो जब क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी, रिडक्शन ऑफ एसेट, कैपिटल रिसीट्स, neither any reduction of liability asset nor any creation of liability, तो इस तरह की रिसीट्स को बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब रेवेन्यू रिसीट्स के एग्जांपल टैक्स रिसीट्स, जो भी टैक्स से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अमाउंट ऑफ मनी मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि दो तरह की टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स लाइक इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ टैक्सेस। तो टैक्सेस से जो अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलता है, इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी भी कम नहीं होती
और टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपको रिटर्न नहीं करना होता है, केवल लोन लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं। तो इससे न तो नाइदर एनी क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी हो रहा है नॉर एनी रिडक्शन ऑफ एसेट, तो इसीलिए टैक्स रिसीट्स किसके एग्जाम्पल हो गए, रेवेन्यू रिसीट के। नॉन टैक्स के फॉर्म में भी बहुत सारे रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीट्स। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी पार्टी को लोन दिया हुआ है, सम पार्टी हैज़ टेकन लोन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दैट पार्टी इज़ रिटर्निंग द इंटरेस्ट, लोन वापस नहीं कर रही है, इंटरेस्ट वापस कर रही है। तो इंटरेस्ट जो अमाउंट है, जैसे 100 रुपया लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी को दिया है 7% इंटरेस्ट पे, तो 7 रुपीज़ इंटरेस्ट उसने वापस किया, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, रेवेन्यू रिसीट का, क्योंकि इससे लाइबिलिटी का कोई क्रिएशन नहीं हो रहा है और एसेट्स भी कम नहीं हो रही है। पब्लिक सेक्टर यूनिट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रॉफिट के फॉर्म में जो अमाउंट ऑफ मनी रिसीव होता है वो रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि इससे न तो कोई एसेट का रिडक्शन हो रहा है, ना तो लाइबिलिटीज़ का क्रिएशन हो रहा है। इसके अलावा फीस एंड फाइन्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफरेंट गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स में जो फीस लेती है आपसे, या जो आपके ऊपर फ़ाइन लगाती है, जैसे बिना हेलमेट के आप जा रहे हैं और आपके ऊपर फ़ाइन लग गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिसीविंग मनी रिसीविंग के सोर्स हैं, और इनसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिटर्न नहीं करना होता है, मतलब नो लाइबिलिटी क्रिएशन, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एसेट्स भी रिड्यूस नहीं होती हैं। दैट इज़ वाई दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ गिफ्ट दे दिया, या कुछ अमाउंट ऑफ मनी जब आपको दे दिया जाता है अपने डेवलपमेंट में आप लगाइए, तो उसको ग्रांट बोलते हैं। ग्रांट मतलब कोई अमाउंट, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी यदि आपको किसी ने दे दिया, मतलब दैट अमाउंट ऑफ मनी हैज़ बीन ग्रांटेड। तो गिफ्ट्स और ग्रांट्स मतलब कुछ गुड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गिफ्ट के फॉर्म में अमेरिका ने मान लीजिए दे दिया, यूएसए ने, या कुछ अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ग्रांट कर दिया, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बोरोइंग्स नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको रिटर्न नहीं करना है, तो दीज आर नाइदर क्रिएटिंग एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसिंग द एसेट्स। और एशीट का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसका कोई लीगल ओनर नहीं होता है, तो उन प्रॉपर्टीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, सीज़ कर लेती है, कैप्चर कर लेती है। तो उन प्रॉपर्टीज़ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या होता है, इनकम मिलती है, उन प्रॉपर्टीज़ को बेचने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो पैसा मिलता है, तो इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एसेट्स कोई रिड्यूस नहीं हो, क्योंकि वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो थी नहीं, उस प्रॉपर्टी को बेचने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मिला, तो नो रिडक्शन ऑफ एसेट एंड नो क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी। तो इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हो गए, ये जो भी अभी मैंने दिए रेवेन्यू रिसीट्स के। अब कैपिटल रिसीट्स के एग्जांपल, कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच आइदर क्रिएट लाइबिलिटी। तो पहला कैपिटल रिसीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या होता है, बोरोइंग्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लोन लेती है दूसरे गवर्नमेंट से, तो इससे क्या होता है, या दूसरे फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, वर्ल्ड बैंक से या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से या फॉरेन कंट्रीज से या विद इन कंट्री पब्लिक से भी गवर्नमेंट लोन लेती है, तो इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या क्रिएट हो जाता है, लाइबिलिटी। दैट इज़ वाई बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट आर द एग्जाम्पल ऑफ capital receipts। and disinvestment of public sector units, disinvestment of public sector units, Indian economic development के थर्ड चैप्टर में I have already explained disinvestment of public sector units का मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को सेल आउट करना, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेच देना प्राइवेट सेक्टर को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक मतलब कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, इफ़ यू आर परचेजिंग सम प्रॉपर्टी इट इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट, इफ़ यू आर सेलिंग सम प्रॉपर्टी इट इज़ नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेच रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या होगा, मनी रिसीविंग, लेकिन इससे क्या हो रहा है, एसेट्स का रिडक्शन हो रहा है। दैट इज़ वाई दिस विल बी नोन एज दिस विल बी द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीट्स। और एक और होता है रिकवरी ऑफ लोन्स बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोज एक कंट्री को लोन दिया है और एक कंट्री से अब रिकवर कर रहा है लोन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन वापस मांग ली, तो अब क्या हो गया, मनी रिसीविंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हो गई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मनी रिसीविंग हो गई, और ये रिसीविंग किस फॉर्म में हुई, लोन के फॉर्म में, लोन की रिकवरी के फॉर्म में हुई। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाता है, कैपिटल रिसीट्स का। ठीक है, तो बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, आप कह सकते हैं कि सर बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट इस कैपिटल रिसीट्स से समझ में आ रहा है, क्योंकि इससे लाइबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंक्रीज़ हो रही है। और डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीट, क्योंकि रिडक्शन ऑफ एसेट्स हो रहा है, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन रिकवरी ऑफ लोन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी पार्टी को लोन दिया, लोन वापस मिल गया, तो रिसीविंग तो हो गया, लेकिन कैपिटल रिसीट क्यों हुआ, क्योंकि इससे न तो लाइबिलिटी रिड्यूस हुई, न तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, न तो एसेट्स का रिडक्शन हो रहा है। तो इसको थोड़ा कैसे माना जाए कि ये कैपिटल रिसीट है, मैं ये बता रहा हूँ कि लोन
जब हम किसी पार्टी को देते हैं, लोन हमने दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ए पार्टी को लोन दिया है, तो लोन जब हम किसी को देते हैं तो वो एक एसेट के रूप में होता है। एसेट का मतलब क्या होता है? जिससे हमको परमानेंट इनकम मिलती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट। एसेट इज़ द परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। जैसे हम कोई घर खरीदते हैं, कोई लैंड खरीदते हैं, तो उस घर या लैंड को जब हम किराए पर दे देते हैं तो रेंट हमको परमानेंटली मिलता रहता है। ऐसे लोन भी एक तरह का एसेट है। जब किसी पार्टी को लोन देते हैं तो हमको इंटरेस्ट के फॉर्म में परमानेंट क्या मिलता रहता है? इंटरेस्ट के फॉर्म में हमको क्या मिलती रहती है? इनकम। तो इसी तरह लोन भी किसका एग्जाम्पल हो गया? एसेट का। जब किसी को लोन देते हैं तो यू अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज़ वाई लोन इज़ एन एसेट। तो जब लोन की रिकवरी हो गई, मतलब लोन जब था तो एसेट के फॉर्म में काम कर रहा था, मुझे उससे इंटरेस्ट मिल रहा था। अब लोन वापस मिल गया मुझे, मतलब वो मेरा एसेट क्या हो गया? ख़त्म हो गया। तो रिकवरी ऑफ लोन मीन्स रिडक्शन ऑफ एसेट। लोन जब हम किसी को देते हैं तो एसेट क्रिएट हो जाती है, परमानेंट इनकम हमको मंथली या एनुअली इंटरेस्ट के फॉर्म में इनकम मिलता रहता है। और जब रिकवरी ऑफ लोन हो जाता है, मतलब 100 रुपया मैंने आपको दिया और 7% इंटरेस्ट है, तो 7% इंटरेस्ट मुझे मिलता रहा इनकम के फॉर्म में, तो वो मेरे लिए एसेट हो गया। अब लोन आपने वापस कर दिया, 100 रुपीज़ वापस कर दिया, तो क्या इंटरेस्ट मुझे मंथली एनुअली जो मिल रहा था मिलेगा? नहीं। तो अब मेरी एसेट्स क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। तो इसीलिए रिकवरी ऑफ लोन इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीट्स। तो कैपिटल रिसीट्स बड़ा आसान है, 3 एग्जाम्पल है। बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट, रिकवरी ऑफ लोन्स बाय गवर्नमेंट, मतलब जब भी लोन आएगा, लोन आए और उससे कुछ मिले तो कैपिटल रिसीट। और प्रॉपर्टी है और उसको बेच दिया गया, उससे कुछ मिला, तो भी किसका एग्जाम्पल हो गया? कैपिटल रिसीट्स का। ये एग्जाम्पल है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, लोन दिया गया 100 रुपीज़ और इंटरेस्ट लगाया गया 7 रुपीज़ सपोज। तो जब इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, इंटरेस्ट का पेमेंट, तो ये किसका एग्जाम्पल रहेगा? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रेवेन्यू रिसीट। लोन वापस किया गया, रीपेमेंट, मतलब लोन की रिकवरी हो गई, लोन वापस चुका दिया। सपोज ए ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोन लिया था 100 रुपीज़, 7% इंटरेस्ट था। ए जब जो इंटरेस्ट पेमेंट करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इंटरेस्ट जो पेमेंट करा वो किस में आएगा? रेवेन्यू रिसीट्स में। 7 रुपीज़ ये किस में आएगा? रेवेन्यू रिसीट्स में। और रिकवरी ऑफ लोन हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना लोन वापस मांग लिया, मतलब पूरा 100 रुपीज़ इसने वापस कर दिया। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिकवरी ऑफ लोन के फॉर्म में किस में आएगा? कैपिटल रिसीट में। मतलब 107 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। 100 आ जाएगा कैपिटल रिसीट्स और 7 रुपीज़ जो इंटरेस्ट है वो किसका पार्ट हो जाएगा? रेवेन्यू रिसीट्स का। ये थोड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट रिसिप्ट्स जो होता है, या जो पार्टीज़ लोन ली रहती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उस लोन को जो रिटर्न करती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो वो लोन प्रिंसिपल अमाउंट रिकवरी ऑफ लोन के फॉर्म में जाता है कैपिटल रिसीट्स में। और इंटरेस्ट किस में जाता है? इंटरेस्ट आता है किस में? रेवेन्यू रिसीट्स। तो इंटरेस्ट इज़ द पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद बजट एक्सपेंडिचर, सेकेंड पार्ट ऑफ बजट इज़ बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर इज़ द प्लान्ड एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। मैंने बताया था बजट में जो एक्सपेंडिचर होता है दैट इज़ नॉट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, इट इज़ द प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट and this expenditure is to be done in upcoming financial year like budget receipts। बजट एक्सपेंडिचर के भी 2 पार्ट होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर से स्टार्ट करते हैं। दीज आर दोज प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट विच आइदर रिड्यूस द लाइबिलिटीज़ और क्रिएट द एसेट्स। जब हम पैसा खर्च करते हैं तो किस पे करते हैं? या तो रीपे करते हैं लोन, या परचेज करते हैं एसेट्स। तो एसेट्स यदि परचेज कर रहे हैं तो क्रिएशन ऑफ एसेट होगा, रीपेमेंट ऑफ लोन कर रहे हैं तो रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी होगा। तो इस तरह के जो होते हैं एक्सपेंडिचर्स जिसमें हम लोन का रीपेमेंट करते हैं जिससे लाइबिलिटीज़ रिड्यूस होती हैं, या एसेट्स परचेज करते हैं जिससे एसेट्स का क्रिएशन होता है, दीज एक्सपेंडिचर्स आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जब ऐसा एक्सपेंडिचर करते हैं जिससे ये दोनों नहीं होता है, गवर्नमेंट ऐसे एक्सपेंडिचर्स करे जिससे न तो रीपेमेंट ऑफ लोन हो न तो परचेज ऑफ एसेट, दैट इज़ वाई देयर इज़ नाइदर रिडक्शन ऑफ एनी लाइबिलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा खर्च किया है जिससे लोन का रीपेमेंट नहीं हुआ है, और न तो कोई एसेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परचेज किया है, नॉर क्रिएट एनी एसेट। इस तरह के एक्सपेंडिचर्स को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। आप इसको कैसे याद करेंगे? याद करिए कि जब, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है,
कि किस वाले हेड में, क्योंकि अभी तक 4 हेड्स हो गए हमारे पास, टोटल कितने हेड्स हो गए, 4 हेड्स। कौन कौन से, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, और फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन सम हेड्स liabilities are being reduced, in some liabilities are being created, in some assets are being reduced, in some assets are being created। तो किस में एसेट्स इंक्रीज होंगे, किस में एसेट्स डिक्रीज होंगे, किस में लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होंगे, किस में लाइबिलिटीज़ क्रिएट होंगी, किस में ये दोनों नहीं होगा। इसको समझने के लिए बहुत सिंपल आप सोचिए लेमैन की तरह कि एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो या तो अपना लोन वापस करने में खर्च करेंगे या प्रॉपर्टी खरीदने में। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लोन वापस करने में मतलब दोज एक्सपेंडिचर्स विच रिड्यूस द लाइबिलिटी, लोन वापस करेंगे लाइबिलिटी कम हो गई, या दोज एक्सपेंडिचर्स विच क्रिएट द एसेट्स, मतलब कुछ खरीदा एसेट तो एसेट्स क्रिएट हो गई। अब जो ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिनमें ये दोनों नहीं होगा, no reduction of any liability, no creation of any asset, these expenditures are revenue expenditure and these expenditures are capital expenditure। अब capital expenditure के example, repayment of loan, लोन वापस कर दिया तो liabilities क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कंट्री में गवर्नमेंट जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करती है, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, मार्केट्स, बैंक, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ऑल दीज आर द एसेट्स ऑफ कंट्री। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है उससे क्या होता है, क्रिएशन ऑफ एसेट। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल हो जाते हैं। और तीसरा, एडवांसमेंट ऑफ लोन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन किसी पार्टी को दिया, 100 रुपीज़ का लोन ए पार्टी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन दिया तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक्सपेंडिचर है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है, क्योंकि सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7% के इंटरेस्ट पे लोन दिया, तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो गया। 100 रुपीज़ के अगेंस्ट एवरी ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 7 रुपीज़ की मनी रिसीविंग होगी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनकम, और जो भी चीज़ सोर्स ऑफ इनकम होती है दैट इज़ अ काइंड ऑफ एसेट। तो इस तरह से लोन एक तरह से क्या हो गया, एसेट। तो 100 रुपीज़ की एसेट क्रिएट हो गई। तो एडवांसमेंट ऑफ लोन मीन्स क्रिएशन ऑफ एसेट, तो ये एक तरह का क्रिएशन ऑफ एसेट है, इसीलिए ये भी किस में आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। यहाँ पे याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोज लोन लिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन लिया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है। इंटरेस्ट का जो भी इंटरेस्ट होता है, जो लोन आता है, लोन होता है वह कैपिटल वाले हेड में आता है और इंटरेस्ट हमेशा किस में आता है, रेवेन्यू में। सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड 100 रुपीज़, ओके, 100 रुपीज़ एंड इंटरेस्ट इज 7 रुपीज़। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ पेइंग ओनली इंटरेस्ट पे एक्सपेंडिचर कर रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7 रुपीज़ एक्सपेंडिचर पे 7 रुपीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज स्पेंडिंग ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पे 7 रुपीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च कर रही है इंटरेस्ट पेमेंट पे। तो लोन तो अभी बना हुआ है तो लाइबिलिटी तो रिड्यूस नहीं हुई ना, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ पेइंग ओनली इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पेमेंट से, केवल इंटरेस्ट पेमेंट से लाइबिलिटीज़ रिड्यूस नहीं होती हैं, और ऐसा कोई भी पेमेंट जिससे लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होती है वो किस में आ जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। इसीलिए जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है, जैसे इस एग्जांपल में 7 रुपीज़ है इंटरेस्ट पेमेंट, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। रीपेमेंट ऑफ लोन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, वापस कर दिया, ए इंडिविजुअल को पूरा लोन जो लिया था वापस कर दिया। तो अब लाइबिलिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो ये 100 रुपीज़ जो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट है, रीपेमेंट ऑफ लोन मतलब रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये किस में आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, क्योंकि बिकॉज ओनली इफ प्रिंसिपल अमाउंट इज बीइंग रिटर्न देन लाइबिलिटीज विल रिड्यूस, बट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लाइबिलिटीज आर नॉट बीइंग रिड्यूस्ड। तो इंटरेस्ट पेमेंट हमेशा किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। बस ये याद रखने की ज़रूरत है कि लोन किस हेड में आएगा, कैपिटल में, और इंटरेस्ट किस हेड में आएगा, रेवेन्यू में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लेते हैं, आप इसको समझ लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? दीज आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच either reduce the liabilities of government or create the assets. Repayment of loan, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांसमेंट ऑफ लोन, ये तीनों में खर्चा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। लोन दे रही है गवर्नमेंट, खर्च हो रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च हो रहा है। इन दोनों के कारण क्या हो रहा है, एसेट्स का क्रिएशन हो रहा है। लोन दिया वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एसेट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एसेट है, रीपेमेंट ऑफ लोन
लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई. दैट इज वाई दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोज एक्सपेंडिचर विच नाइदर रिड्यूस एनी लाइबिलिटी नॉट क्रिएट एनी एसेट्स. ऐसा खर्च है जिससे ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लाइबिलिटी कम हो ना तो कोई एसेट्स बने. जैसे एक्सपेंडिचर ऑन एंड नहीं है ऑन है इंटरेस्ट पेमेंट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंटरेस्ट पे करती है तो उससे लाइबिलिटी कम नहीं होती, लाइबिलिटी अभी बनी रहती है. लाइबिलिटी कब रिड्यूस होगी? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न कर देगी. तो इंटरेस्ट पेमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सब्सिडी, पब्लिक को जो सब्सिडी देती है मतलब सामान सस्ते में देती है. 100 रुपये का सामान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीदा और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 80 रुपीज़ में दिया. 100 का सामान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परचेज़ किया और 80 रुपीज़ में पब्लिक को दिया. तो 20 रुपीज़ बियर किसने करा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. तो 20 रुपीज़ का जो खर्च है यही सब्सिडी बोला जाएगा. और ये सब्सिडी किस में आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में. और डिफेंस पे जो खर्च होता है, डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने पे खर्च होता है, वो आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में. यहाँ पे एक मैं आपको बता देता हूँ. डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस केवल दिया है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा. लेकिन ये बोला जाता है कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग फॉर डिफेंस पर्सनल्स. डिफेंस पर्सनल्स के लिए एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है. तो वो क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. बिल्डिंग मतलब गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट हो रही है. तो यदि डिफेंस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन कर रही है, मतलब रोडवेज बना रही है, रेलवेज बना रही है, बिल्डिंग्स डिफेंस के लिए बना रही है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा. लेकिन यदि केवल ये दिया है एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, इसका मतलब ये होता है, ये अंडरस्टूड होता है कि एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी टू डिफेंस पर्सनल्स, ये इसका मतलब होता है. तो केवल दिया है एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, तो ये किस में आ जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्योंकि डिफेंस पर्सनल्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैलरी दे रही है तो इट इज़ नाइदर रिड्यूसिंग द लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट नॉर क्रिएटिंग एनी एसेट्स. लाइबिलिटी कब रिड्यूस होगी? ओनली रीपेमेंट ऑफ लोन्स पे. और एसेट्स कब क्रिएट होगा? ओनली कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये दोनों नहीं होता है जब डिफेंस पे खर्च करा जाता है. यहाँ पे ओनली एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस का मतलब एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी ऑन डिफेंस पर्सनल्स. आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा. it doesn't mean that if government is constructing some building in defense sector that will be the part of revenue expenditure, that will be the part of capital expenditure. तो यदि ये पूछना है उसको कि यदि ये मेंशन्ड है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग इन डिफेंस, तो आप ये सोचेंगे कि क्रिएशन ऑफ एसेट्स हो रहा है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर. लेकिन केवल ये दिया गया है क्वेश्चन में कि एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, इट इज़ नॉट मेंशन्ड दैट वेदर दिस एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. तो ये अंडरस्टूड है कि इट इज़ indicating towards that expenditure which is done on the payment of salary, so that will be the revenue expenditure. Expenditure on gifts and grants payments. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ को गिफ्ट्स और ग्रांट्स पे खर्च करा सपोज 100 करोड़ रुपीज़. तो इससे गवर्नमेंट की ना तो कोई एसेट्स का क्रिएशन हुआ गवर्नमेंट के लिए, ना तो लाइबिलिटी रिड्यूस हुआ. दैट इज़ वाई इट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है उसको सैलरी के पेमेंट पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च करती है. अगेन नो क्रिएशन ऑफ एसेट, नाइदर एनी क्रिएशन ऑफ एसेट नॉर रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी, सो इट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज, पेंशन, स्कॉलरशिप, इस तरह के जो खर्चे होते हैं जिससे न तो लोन का रीपेमेंट हो और न तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन, और न तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन दे रही है. मतलब लोन देने पे खर्च हो, लोन देने पे खर्च हो, या रीपेमेंट ऑफ लोन, या कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर. इसके अलावा और जितने भी खर्चे होते हैं, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसी को फ्लो चार्ट से यहाँ पे दिखाया गया है. आप एक साथ चाहें तो पूरा रिवाइज कर सकते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट, बजट रिसीट्स, बजट एक्सपेंडिचर, बजट रिसीट्स, एस्टिमेटेड रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, बजट एक्सपेंडिचर, प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर. बजट रिसीट्स दो तरह की, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स. रेवेन्यू रिसीट्स अभी मैंने बताया नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स. Capital receipts, these are those receipts of government which either create liability or reduce assets. Capital receipts का मैंने एग्जाम्पल बताया था, borrowings, disinvestment of public sector, recovery of loan. Revenue receipts, tax receipts and non-tax receipts like interest receipts, profit, dividend of public sector units, fees and fines, grants. आगे वाले स्लाइड में लिखा भी गया है इसको. एंड बजट एक्सपेंडिचर के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर.
अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट विच neither create any asset nor reduce liabilities, and capital expenditure either create assets or reduce liability. Capital expenditure, expenditure on infrastructure, expenditure on repayment of loan, expenditure on granting loan. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन दे रही है तो जो खर्चा होगा वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा. इसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर these are the examples of revenue expenditure: expenditure on interest payments, subsidy, defense, administrations, सैलरी, पेंशन एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं. ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ आइटम्स यहाँ पे लिख के देता हूँ. आप कुछ एक्सपेंडिचर्स दिए गए हैं. एक्सपेंडिचर्स जैसे एक्सपेंडिचर ऑन grant of loan, expenditure on grant of loan, repayment of loan, and expenditure on construction of road, expenditure on payment of interest, expenditure on payment of salary. Out of these, what are the revenue expenditure and what are the capital expenditure? Salary, revenue expenditure. Grant of loan, लोन ग्रांट करा जा रहा है. लोन ग्रांट हो रहा है मतलब एक इंडिविजुअल को लोन मिल गया, अब वो हमको इंटरेस्ट लगातार पे करेगा, मतलब एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम हो गया, मतलब एक एसेट क्रिएट हो गई. तो ग्रांट ऑफ लोन, लोन ग्रांट करेंगे तो खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर है. और ये कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर. ऐसे रीपेमेंट ऑफ लोन, because of repayment of loan liabilities are being reduced, that is why it is a capital expenditure. रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्रिएशन ऑफ एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर. और इंटरेस्ट पेमेंट पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट मैंने बताया था, दो इट इज़ द पार्ट ऑफ लोन बट इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये किसका पार्ट हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये याद रखना है. जनरली स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं, उनको लगता है जितने भी लोन्स हैं वो कैपिटल वाले हेड में आ रहे हैं, तो इसी तरह से जो इंटरेस्ट है वो भी किस वाले हेड में आ जाएगा? कैपिटल में. ये रेवेन्यू में आएगा, याद रखना है. ऐसे कुछ और आइटम्स मैं देता हूँ. रिसीविंग गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स दिया गया है, टैक्स दिया गया है, यहाँ फीस दिया गया है, फीस, रिकवरी ऑफ लोन, इंटरेस्ट, रिसीट्स हो रहा है, एंड बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट. इसमें से आपको बताना है what are the items which are the example of revenue receipts and what items are the example of capital receipts. Disinvestment, capital receipt, because it is reducing the asset. Borrowings, it is creating the liability, that is why it is capital receipt. इंटरेस्ट रिसीट्स, इंटरेस्ट के फॉर्म में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिल रहा है. इंटरेस्ट बोरोइंग्स का पार्ट होने के बावजूद भी ये किस में आएगा? रेवेन्यू रिसीट्स. यही बस आपको याद रखना है, रेवेन्यू में हमेशा आएगा, चाहे रिसीट्स हो या एक्सपेंडिचर. यदि इंटरेस्ट लिखा गया है तो वो आएगा रेवेन्यू में. रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन मीन्स बिकॉज ऑफ recovery of loan, loans are kind of assets. Loans given by us, by government, are the assets for government because government earned permanent income in the form of interest. तो लोन की रिकवरी हो गई, मतलब जिसने लोन लिया था उसने लोन वापस कर दिया, तो लोन जो एसेट के रूप में काम कर रहा था गवर्नमेंट का, वो एसेट गवर्नमेंट की क्या हो गई? रिड्यूस. दैट इज़ वाई इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीट्स. एंड फीस, रेवेन्यू रिसीट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, क्योंकि ये ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है ना तो एसेट्स को रिड्यूस कर रही है. ऐसे टैक्स, revenue receipt, because it is neither creating any liability nor reducing the assets of government. So these are the main structure and components of government budget. और उसके बाद एक अदर गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर मैंने अभी आपको बताया था, बजट एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑल्सो. गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है उसका एक और क्लासिफिकेशन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट. गवर्नमेंट जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करती है वो दो हेड्स में भी कर सकती है, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट. दीज आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटी से डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. एंड दीज आर दोज एक्सपेंडिचर नॉन डेवलपमेंट
विच आर रिलेटेड टू इसेंशियल जनरल सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो जनरल सर्विसेज होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करे जाते हैं, इनका डायरेक्ट डेवलपमेंट से कोई रिलेशन नहीं होता है, इसीलिए इनको नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ यदि अच्छी होंगी तो आप मैंने बताया था वर्क फोर्स की एबिलिटी, इफ़िशियंसी बढ़ेगी, उनका प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, तो ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। एग्रीकल्चर का पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट होगा, इकॉनमी का डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो इकॉनमी का डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट होगा तो कंट्री का डेवलपमेंट। सोशल वेलफेयर होगा तो कंट्री का डेवलपमेंट। साइंटिफिक रिसर्च होगा तो कंट्री का डेवलपमेंट। ट्रेनिंग होगी तो कंट्री का डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो कंट्री का डेवलपमेंट। सो दीज आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर रिलेटेड टू डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। लेकिन कंट्री का जो इसेंशियल जनरल सर्विसेज है गवर्नमेंट का, उस पर जो खर्चा होता है, जैसे जुडिशरी पे जो खर्चा होता है, मतलब जो कोर्ट्स के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सैलरी पे, इसका डेवलपमेंट से रिलेशन कोई डायरेक्ट नहीं है। डिफेंस से हमको सिक्योरिटी मिलती है, डिफेंस पे जो खर्चा होता है उससे कंट्री के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से कंट्री प्रॉपरली रन करता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है इसका। इंटरेस्ट पेमेंट यदि होता है तो उससे कंट्री के डेवलपमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। सब्सिडी जब दी जाती है पुअर इंडिविजुअल्स को, तो इससे पुअर इंडिविजुअल्स को बेसिक नीड्स की जो गुड्स होती हैं वो मिल पाती हैं। लेकिन डायरेक्ट डेवलपमेंट तब होगा कंट्री का जब कंट्री का क्या बढ़े, जीडीपी बढ़े। तो न तो जुडिशरी से पे खर्च करने से जीडीपी बढ़ेगा, ना तो डिफेंस पे खर्च करने से डायरेक्टली जीडीपी बढ़ेगा, ना तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से बढ़ेगा, ना तो इंटरेस्ट पेमेंट से, ना सब्सिडी से, ना टैक्स कलेक्शन पे जो खर्चा होता है। टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ लगाए जाते हैं उनकी सैलरी पे जो खर्चा होता है वो भी किसका एग्जाम्पल है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये भी कभी पूछा जाता है। देयर इज़ अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। Plan expenditure, these are those expenditure of government which are done on the planned development program, those development programs which have been planned earlier, जिनको पहले से ही प्लान करा गया है और उन जिनका प्लान पहले से ही कर लिया गया है कि इन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को कंट्री में इम्प्लीमेंट करना है और उन पे जो खर्चे करे जाते हैं उसको बोलते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर। लाइक प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, हेल्थ पे खर्च करने का प्लान जो पहले से ही बनाया गया है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। मतलब पिछली स्लाइड के जितने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स थे, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के जितने एग्जांपल्स थे, इन सब में प्लान्ड आप लगा दीजिए। प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, साइंटिफिक रिसर्च, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एग्जाम्पल किसके बन जाएंगे, प्लान्ड एक्सपेंडिचर के। प्लान्ड एक्सपेंडिचर काइंड ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे जो एक्सपेंडिचर होता है वही होता है, लेकिन इनका प्लान पहले से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाई रहती है। ठीक है, ये कोई मतलब सडन एक्सपेंडिचर नहीं होता है, ये प्री प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है और ये किस पे होता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, दीज आर दोज एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट विच आर नॉन प्लान्ड। मतलब ये नॉन प्लान्ड होते हैं, सडन एक्सपेंडिचर होते हैं। कैसे, एक्सपेंडिचर ऑन रिलीफ टू अर्थक्वेक। गवर्नमेंट को थोड़े ना पहले से प्लान बनाया था कि अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई, ड्राउट आ गया, सुनामी आ गई, अदर नेचुरल कैलामिटीज़ के जो विक्टिम्स हैं उनको रिलीफ देने पे जो खर्चे होते हैं, सडन एक्सपेंडिचर, इनको बोलते हैं नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। So these are all about the first three topics of this chapter. Means in this video I covered the meaning of government budget, features of government budget, structure and components of government budget, and in next video I will cover the remaining topics. Thank you.